फैक्ट्रीज में अवेलेबिलिटी गिवन है, दिस मच मटेरियल अवेलेबल है, और सभी डेस्टिनेशंस पर रिक्वायरमेंट कितनी है वो इधर लिखी रहेगी मैट्रिक्स टेबल के। और जो बीच में है दिस इज कॉस्ट मैट्रिक्स, कॉस्ट मैट्रिक्स जो कि है मेरा FCIJ विल रिप्रेजेंट 1 यूनिट ऑफ आइटम, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट ऑफ आइटम फ्रॉम FI ओरिजिन टू WJ डेस्टिनेशन। FI से WJ पे एक प्रोडक्ट, एक यूनिट प्रोडक्ट भेजने के लिए जो कॉस्ट लगेगी दैट इज CIJ। तो इस तरह से कॉस्ट मैट्रिक्स गिवन रहेगी और टारगेट इज टू फाइंड टू सेंड द अवेलेबल मटेरियल टू द रिक्वायर्ड डेस्टिनेशंस सो दैट कॉस्ट कैन बी मिनिमाइज। दिस मिनिमम कॉस्ट में ट्रांसपोर्टेशन करना है। तो एक मेथड किया था जिसमें हमने बिल्कुल इस चीज का ध्यान नहीं किया था कि कितना कॉस्ट क्या है, कॉस्ट को बिल्कुल नहीं देखा था। दैट इज नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल कल किया था, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। इसमें क्या किया था हमने, नॉर्थ कॉर्नर से शुरू कर दिया था असाइनमेंट, ये वाली जैसे प्रॉब्लम थी तो उसका सीधा सा मेथड ये था कि मिनिमम देखना मुझे अवेलेबिलिटी और रिक्वायरमेंट में मिनिमम क्या है। उस मिनिमम को जैसे 5 मिनिमम है 5 और 7 का, तो 5 यहाँ पे हमने प्रोडक्ट भेज देने हैं। अब 5 प्रोडक्ट और दोनों में से 5 को माइनस करना है, माइनस करूंगा ये 0 हो जाएगा, इधर 2 हो जाएगा। अब जो सा भी नॉन जीरो है उस डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे। तो कुछ इस तरह का पैटर्न बन जाएगा अपना, असाइनमेंट कुछ बनेगा। ठीक है, जैसे अब की बार 2 और 8 में से मिनिमम 2 है तो 2 इधर दे दूंगा, ये 0 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा 2 सब्ट्रैक्ट करने के बाद। अब 6 नॉन जीरो है तो इधर की तरफ चलूंगा, इस प्लेस पे मैं असाइनमेंट करूंगा, थर्ड प्लेस इस F2 और W2 के इंटरसेक्शन पे, जो कि 6 और 9 का मिनिमम करूंगा। इधर 6 असाइन करूंगा, ये खत्म हो जाएगा 0 और इधर 3 बचेगा, 3 की तरफ बढ़ेंगे अब आगे इधर की तरफ। 3 और 7 में से मिनिमम 3 है, ये 0 हो गया, ये 4 हो गया। अब 4 की तरफ बढ़ूंगा, 4 इधर चला जाएगा, ये 0 हो जाएगा और इधर 14 बच जाएगा, 14। दिस इज द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ। तो इस यहाँ से क्या कह रहा हूँ कि 5 नंबर ऑफ आइटम्स F1 से W1 पे भेज दो, 2 आइटम F2 से W1 पे, और 6 आइटम F2 से W2 पे, 3 आइटम F3 से W2 के पास जाएंगे, और जो 4 कॉस्ट थी उसका मल्टीप्लाई करके टोटल कर दूंगा। इसमें मैंने कॉस्ट को बिल्कुल नहीं देखा, सिर्फ फिजिबल सॉल्यूशन ढूंढा है, एक वन ऑफ द फिजिबल सॉल्यूशन। ये फिजिबल है कि ऐसे ऐसे मैं ट्रांसपोर्ट कर सकता हूँ। नेक्स्ट है लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड। लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड, इसमें क्या करते हैं, जो सबसे कम कॉस्ट है ट्रांसपोर्टेशन की जिस पोजीशन पे, वहां पे सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन करूंगा मैं, वहां पे असाइनमेंट सबसे पहले करूंगा जहां पे लोएस्ट कॉस्ट है। जैसे कि ये सेम प्रॉब्लम है पीछे वाली ही, यहाँ पे क्या किया इसने, कॉस्ट देखा, ये थी कॉस्ट, 2 है, 7 है, 4, 1 इज अ मिनिमम, ये वाली मिनिमम है, और यहाँ पर भी 1 लिखा है, दिस इज आल्सो मिनिमम। तो सबसे पहले इन प्लेसेस पर मैं ट्रांसपोर्टेशन करूंगा। तो जो जो भी अवेलेबिलिटी थी, ये अवेलेबिलिटी है, इधर मेरा रिक्वायरमेंट है, ये रिक्वायरमेंट है। तो देखूंगा मैं इस 1 की प्लेस पे, 1 पे F2 के पास 8 की अवेलेबिलिटी है और W3 को रिक्वायरमेंट है 18 की। ठीक है, तो लोएस्ट कॉस्ट पे मैं 8 एलिमेंट यहाँ भेज दूंगा पहले। अब ये 0 हो जाएगा और ये 8 घट के 10 बच जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ ऐसे करूंगा। अब अगला लोएस्ट, अच्छा अब इसमें एक और बात ध्यान रखना है, जैसे ये 8 वाला 0 हो गया मेरा, तो यहाँ से ये क्लियर है कि F2 फैक्ट्री से सिर्फ W3 डेस्टिनेशन पर तो 8 आइटम भेज दिए। अब W1 और W2 पोजीशन पे F2 से भेजने के लिए कुछ भी नहीं है, तो इसको काट देंगे, इसको इसके बीच से लाइन प्लॉट कर देंगे। ठीक है भाई, जोन सा 0 हो जाएगा उस प्लेस पे जो भी जितना फिल होगा, बाकी के एंट्रीज को 0 काट देंगे, इरेज कर देंगे कि फर्दर आगे भी मेरे जो स्टेप होंगे यहाँ पर कोई असाइनमेंट नहीं देनी मुझे। मतलब ये 3 अगर चाहे मिनिमम भी हो, अब नेक्स्ट मिनिमम भी हो, इसको कंसीडर नहीं करना है। वाई कंसीडर नहीं करना है क्योंकि F2 के पास और कुछ बचा ही नहीं है, ऑल सारे के सारे ऑलरेडी सेंट, कुछ नहीं बचा, इसलिए 0, इसको इरेज कर देना है। नेक्स्ट लोएस्ट 1 ये वाला 1 था, यहाँ पे 7 की
रिक्वायरमेंट थी और 14 अवेलेबल थे, तो इनमें से मिनिमम 7 है, ये 0 हो गया और इधर 7 बच गए। 7 भेजने के बाद ये 7 इधर आइटम मैंने सेंड कर दिए। अब इस 7 भेजते ही इधर 0 हो गया, आपकी बार कॉलम में 0, तो ये वाली लाइन को भी मैं क्रॉस कर दूंगा। यहाँ पर भी मुझे अब कुछ नहीं भेजना, दो प्लेसेस पे हो गया। क्लियर है भाई? जैसे 0 होगा, अगर कॉलम 0 होगा तो बाकी कॉलम को हटा दूंगा। अभी जो बचे हुए हैं नंबर्स, उनमें से लोवेस्ट कॉस्ट है 7 4 4 7 6 2, 2 इज द मिनिमम। ठीक है, वैसे तो ये वाला 2 भी मिनिमम होता, लेकिन इसको तो ऑलरेडी मैंने लाइन इसके ऊपर से ड्रॉ कर दी, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना। अब इस 2 को करूंगा मैं, यहाँ पे 7 F4 पे देखूंगा, 7 की अवेलेबिलिटी बची है और रिक्वायरमेंट 10 की बची है, तो 7 इधर दे देंगे, ये 0 हो जाएगा और इधर 3 बच जाएगा। 7 ये 0 हो गया, तो 0 होते ही ये जो बाकी का जो बचा हुआ था इसको इरेज कर दूंगा, क्योंकि इधर तो ऑलरेडी असाइनमेंट है, तो जो इस वाले को इरेज कर देंगे या लाइन प्लॉट कर देंगे इसके अंदर से। अभी क्या बचा है? अभी जो लोवेस्ट क्या हो गया, जो बचे हुए हैं उनमें से ये 7 4 7 और 4, 4 इज द मिनिमम। चाहे ये वाला 4 पकड़ो, चाहे ये वाला 4 पकड़ो, कोई भी। मान लिया ये F3 वाले पे डालने लग गया मैं, इधर मिनिमम 7 है और इधर का 9, 9 और 7 में से मिनिमम 7, 7 के साथ इधर भेज दिए, ये 0 हो गया और इधर 2 बचेगा। जैसे ही ये 0 हुआ तो इसमें बाकी अगर कुछ बचा तो उसको इरेज कर देंगे। इधर 2 है, अभी बचे हुए में से 7 और 4, ये 4 मिनिमम है। अब यहाँ पे करेंगे जितना मैक्सिमम ट्रांसपोर्टेशन कर सकता हूँ इस कोस्ट पे। इधर 5 अवेलेबल हैं और 3 की रिक्वायरमेंट है, तो 3 के 3 इधर भेज दिए, इधर 2 बच जाएंगे, ये 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा तो इस कॉलम को इरेज करना था मुझे, अगर कहीं कुछ बचा हुआ है तो अनअसाइंड, जो कि कोई भी नहीं है, तो सिर्फ एक ही पोजीशन बच गई है, 2 ही अवेलेबल है, 2 की रिक्वायरमेंट है, 2 इधर डाल दूंगा। तो क्लियर है भाई कैसे किया? एक बार फिर से रिपीट करूं क्या? जरूरत नहीं है, ठीक है, जरूरत नहीं है तो बहुत अच्छा है। कर दीजिए सर रिपीट। आवाज नहीं आई भाई, क्या कह रहे हो? एक बार फिर बोलो। सर रिपीट कर दीजिए एक बार दोबारा। रिपीट कर देता हूँ एक बार। पहले तो मैं इसका टारगेट बोलता हूँ कि टारगेट क्या रहेगा मेरा, फिर उस टारगेट को कैसे अचीव करेंगे। तो सबसे लोवेस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड है ये, लोवेस्ट LOW, जो भी लोवेस्ट कॉस्ट एंट्री। तो जो भी अवेलेबल टेबल में लोवेस्ट कॉस्ट होगी उस पोजीशन पे मैक्सिमम अलॉटमेंट करनी है मुझे, मैक्सिमम ट्रांसपोर्टेशन उस पोजीशन पे करनी है जहां पे लोवेस्ट कॉस्ट पड़ रही होगी मुझे। अब पूरी टेबल में मुझे दिख रहा है दिस इज द कॉस्ट, जो अंदर लिखा है इस बॉक्स के, ये कॉस्ट है, तो कॉस्ट यहाँ पे मिनिमम है और इधर मिनिमम है, तो इन प्लेसेस पे मैक्सिमम अलॉटमेंट करनी है। जब मैक्सिमम अलॉटमेंट 8 की अलॉटमेंट इधर कर दूंगा, 8 आइटम F2 फैक्ट्री से W3 डेस्टिनेशन पे मैंने ट्रांसपोर्ट कर दिए। इसका मतलब है ये 8 से ज्यादा नहीं कर सकता, क्योंकि 9-10 आइटम ही नहीं है F2 के पास, अवेलेबिलिटी 8 की है, तो जितना मैक्सिमम था वो कर दिया। अब इसकी अवेलेबिलिटी होगी 0 और इधर बच गए 10। जैसे ही 0 होगी तो मुझे पता कि F2 से मैं अब W1 पे कुछ नहीं भेज सकता, इसके पास कुछ भी नहीं बचा है F2 पे, ना ही F3 पे कुछ भेज सकता, W2 पे भी कुछ नहीं भेज सकता, वो भी 0 है। तो इन दोनों को हटा देंगे, अपने पूरे फर्दर कैलकुलेशन में से हटा देंगे नेक्स्ट स्टेप के लिए। अब बचा हुआ दिस इज द लोवेस्ट वन। अब इस 3 को और इस 3 को भूल जाना, अगर यहाँ पे 1 भी रहा होता तो भी उसको कंसिडर नहीं करना है। नेक्स्ट इज दिस वन, ये है मेरा इंटरसेक्शन इस कॉलम का और इस रो का, 7 और 14 का मिनिमम, तो मिनिमम इज 7, 7 इधर अलॉट कर दो और इतने इतने यहाँ पे बच गए। तो 7 जैसे ये 0 हो गया तो W1 के पास रिक्वायरमेंट जो कि 7 की थी, 7 उसके पास पहुंच गए, F4 से आगे 7। अब उसको F1 F2 F3 से कुछ नहीं चाहिए, उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, तो ये वाला भी हटा दूंगा और इसको भी हटा देंगे, इसकी कोई जरूरत नहीं है।
अब जो बच गए नंबर मेरे 7 4 4 7 6 2, इनमें जो मिनिमम है, दिस इज द मिनिमम। अब ये मेरा इंटरसेक्शन आ रहा 7 का और 10 का, जो मैक्सिमम था 7 और 10 में से वो इधर भेज देंगे 7, ये 0 हो गया, इधर 3 बच गया। जैसे ही जो 0 हो रहा है तो इस रो में F4 से अब कुछ भी नहीं है भेजने के लिए, इस प्लेस पे इसको हटा दूंगा मैं। 7 इधर और इधर तो ऑलरेडी कुछ भेज दिया, लेकिन यहाँ कुछ नहीं भेजना मुझे। अब बचे हुए में 4 मिनिमम है। अब 4 में इधर 5 है, इधर 3 है, द मिनिमम इज 3 इधर दे देंगे, ये 0 और इधर 2। जैसे ये 0 हुआ तो इस कॉलम में अगर कोई बचा हुआ तो उसको हटा दूंगा मैं। अब फर्दर में दिस 4 इज मिनिमम, इधर 7 है, इधर 9 है, मिनिमम 7 इधर अलॉट कर दूंगा, ये 0 और ये हो जाएगा 2। अभी ये 0 हुआ तो इस रो में कुछ बचा हुआ नहीं है, अदरवाइज इसको क्रॉस कर लेता मैं। अभी एक ही पोजीशन बची है, 2 2 इधर जाएगा 2, और ये भी 0, 14 प्लस 4 3 12 प्लस 8 1 8 प्लस 7 चौके 28। ठीक है, ऐसे कर दूंगा, प्लस ये वाला 7 1 7 प्लस 7 दूनी 14। सो दिस इज द टोटल कॉस्ट, जो कि पिछले मेथड से बेटर आ जाएगी। पिछले मेथड में जब हमने कॉस्ट को देखा ही नहीं था, कौन मिनिमम है कौन मैक्सिमम है, तब हमारी इसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आया था। इसका 102 रुपए का खर्चा आया था, और लोएस्ट कॉस्ट एंट्री से जब इसने यही क्वेश्चन किया है तो इसकी कॉस्ट आई है टोटल, यहाँ नीचे लिखी होगी कुछ 83, तो इसकी कॉस्ट 83 आई है। बट स्टिल इट इज नॉट नेसेसरी दैट दिस इज द ऑप्टिमल, इससे कम खर्चे में भी हो सकता है काम। ठीक है, ऑप्टिमल नहीं है ये भी। तो थर्ड मेथड है वोगल अप्रोक्सीमेशन। वोगल मेथड वो इस लोएस्ट कॉस्ट से भी अच्छा है। लोएस्ट कॉस्ट में दिक्कत क्या थी, दिक्कत बताता हूँ, दिक्कत क्या थी लोएस्ट कॉस्ट में। जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन किया है हमने, ये वाला किया अभी तो इसमें आप देखोगे हमारा टारगेट यही था, बस जो लोवेस्ट कॉस्ट हो जहां पे, उस पे आपको मैक्सिमम अलॉटमेंट करनी थी, जो मिनिमम कॉस्ट है। लेकिन उस मिनिमम कॉस्ट पे करने की वजह से कई बार क्या हो सकता है कि किसी दूसरे डेस्टिनेशन पे, ठीक है, जैसे मिनिमम ये था, मैंने यहाँ पे 8 के 8 भेज दिए, यहाँ पे 8 भेजने के चक्कर में F2 तो खाली हो गया, और यहाँ भी 1 होता मान लो, तो F2 से मैं W1 पे भेजता तो भी उतना ही खर्चा लगना था, और W3 पे भेजा तब भी इतना ही लगा। 8 मैंने यहाँ भेज दिए। लेकिन अब W1 पे किसी से भी आए और इधर मान लो 4 है, फॉर एग्जाम्पल कह रहा हूँ, क्योंकि ये भेज दिया तो ये और ये तो अब पॉसिबल नहीं है, इसको तो काटना पड़ेगा। अभी जो W1 पे किसी से भी अगर आएगा तो मिनिमम कॉस्ट 2 तो जरूर लगेगी, मिनिमम कॉस्ट 2 जरूर लगेगी। ठीक है, और मान लो यहाँ पे 1 होता। अभी दूसरा केस क्या बनता, अगर मैं इस 8 को इधर देता पहले और W3 को मैं F3 से भेज देता, वहां भी कम कॉस्ट है, तो शायद मेरा और बेटर आ सकता था। तो कहने का मतलब क्या है कि जो सारे आइटम एक डेस्टिनेशन पे भेज दिए और दूसरी डेस्टिनेशन उस ओरिजिन से प्रोडक्ट आने के लिए अनअवेलेबल हो गई, वहां से नहीं आएगा F2 फैक्ट्री से, इस एग्जांपल में जैसे, तो किसी दूसरी डेस्टिनेशन से लेना पड़ेगा। और दूसरी डेस्टिनेशन से मतलब सेकंड लोवेस्ट किसी और कोस्ट पे लेना पड़ेगा। तो वो वाली कोस्ट में और जो ये इरेज होगी उस कोस्ट में अगर डिफरेंस ज्यादा होगा तो ज्यादा महंगे जगह से लेना पड़ा, मुझे ज्यादा कॉस्ट पे लेना पड़ा, जबकि पॉसिबिलिटी थी कि मैं कम वाली कॉस्ट पे भी ले सकता था। ठीक है, इन दो यहाँ पर जो डिफरेंस है दो लोवेस्ट कॉस्ट के बीच में, और इधर लोवेस्ट कॉस्ट में कितना डिफरेंस है W3 पे आइटम आने के लिए, उस पर डिपेंड करता है कि अगर मैं लोवेस्ट वाले से नहीं ले पाया, सेकंड लोवेस्ट से लेना पड़ा किसी वजह से, तो मुझे कितना ज्यादा खर्चा पे करना पड़ेगा, मैं उसको अगर कंसीडर करूं। ठीक है, लोवेस्ट कॉस्ट पे लेने के बजाय सेकंड लोवेस्ट से अगर लेना पड़ जाए, मुझे सेकंड लोवेस्ट वाला लग जाए, जैसे इस कॉलम में लोवेस्ट इज 3, सेकंड लोवेस्ट इज 4, तो 1 रुपया ज्यादा खर्चा लग रहा है मुझे। अगर F2 से ना लेके F3 से लेना पड़ा तो 1 रुपया ज्यादा खर्चा पे लेना पड़ रहा है।
अगर ये डिफरेंस ज्यादा हो, ये डिफरेंस ऐसे हो कि इधर 8 लिखा है, तो अब लोवेस्ट 3 है और सेकंड लोवेस्ट 6 है, तो अगर मैं W2 पे F2 से नहीं भेजूं, 3 रुपए में नहीं भेजूं, वो मैंने किसी और पे भेज दिया जो कि W3 पे भेज दिया, और अब मैं कहीं से भी लूंगा तो मुझे कम से कम 6 रुपए खर्चा लगेगा, यानी कि मुझे 3 रुपए की पेनल्टी लग रही है। किस चीज की पेनल्टी? कि मैं W2 पे लोवेस्ट वाले प्राइस पे नहीं परचेज कर पाया, लोवेस्ट वाले पे नहीं कर पाया, इसलिए सेकंड लोवेस्ट पे जाने पे 3 रुपए की पेनल्टी लगी। जबकि W3 में यही डिफरेंस एक है मिनिमम और सेकंड मिनिमम 2 है, तो 1 ही रुपया था। तो W3 पे 1 पे ना दे के मैं यहाँ पे दे देता तो 1 रुपया ज्यादा खर्चा लगता, जो कि यहाँ पे 3 रुपए एक्स्ट्रा बढ़ रहा है एक प्रोडक्ट के साथ। तो जो पेनल्टी है कि मिनिमम पे ना दे के सेकंड मिनिमम पे दे दूं, देना पड़ जाए, तो कितनी पेनल्टी लग रही है? जो मिनिमम पेनल्टी हो वहां पे पहले भेजेंगे, नहीं सॉरी जो यहाँ पे मैक्सिमम पेनल्टी होगी वहां पहले अलॉटमेंट करूंगा। क्यों करूंगा? क्योंकि मुझे पता है अगर सेकंड लोएस्ट पे लेना पड़ गया तो यहाँ पे ज्यादा खर्चा पड़ेगा। जैसे पर्टिकुलर इस एग्जांपल में ही अभी इस W2 के ऊपर पेनल्टी 3 रुपए की है, लोवेस्ट और सेकंड लोवेस्ट में डिफरेंस, और W3 में 1 की पेनल्टी है, तो इसमें ज्यादा है, W2 में ज्यादा है। तो मैं लोवेस्ट वाले पे ना भेज के ये 8 आइटम में पहले W2 को भेजूंगा, यहाँ पे 3 को दूंगा। भाई इसको 8 अवेलेबल थे और 9 की रिक्वायरमेंट थी, 8 आइटम इधर दूंगा मैं, लोवेस्ट कॉस्ट वाले को नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं इस यहाँ 3 पे नहीं देता और ये 8 के 8 यहाँ खराब कर देता हूँ, तो सेकंड लोवेस्ट पर जब लेना पड़ेगा तो मुझे 3 रुपए की पेनल्टी एक्स्ट्रा लग रही है, जो कि यही काम मैं लोवेस्ट पे W3 पे ना लेके सेकंड लोवेस्ट पे लूंगा तो पेनल्टी कम है। तो यहाँ मैं 2 वाले से काम चला लूंगा, 2 रुपए खर्चा कर लूंगा, 1 रुपया खर्चा बढ़ रहा है, इधर 3 रुपए बढ़ रहे हैं सेकंड केस में जाने पर। तो इस बात को तो ध्यान रखता है वो होता है मेरा पेनल्टी मेथड या फिर वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड। अब उस मेथड से और सोल्व करके देखते हैं क्या कर रहा है वो। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। पेनल्टीज कैलकुलेट करनी है अपने को लोवेस्ट कॉस्ट एंड सेकंड लोवेस्ट कॉस्ट में, दोनों तरफ। इधर की तरफ देखूंगा तो लोवेस्ट 2 था, सेकंड लोवेस्ट 4 है, तो द डिफरेंस इज 2। इधर लिखेंगे पेनल्टीज, पेनल्टी 2 की लग रही है भाई। अगला F2 में ऐसे ही 1 और 3 है, डिफरेंस 2 का है पेनल्टी। सभी लोवेस्ट जो सबसे छोटे 2 आइटम है 4 और 5, यहाँ पे डिफरेंस 1 का, 1 और 2 1 का डिफरेंस। कॉलम में देखूंगा ऐसे ही 1 है लोवेस्ट, 2 है सेकंड लोवेस्ट, डिफरेंस इज 1, पेनल्टी 1 की। इधर भी 3 और 4 में 1 का डिफरेंस है, 1 और 2 में 1 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे देखो मैं सबसे ज्यादा पेनल्टी कहाँ लग रही है मुझे? सबसे ज्यादा पेनल्टी इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे लग रही है, इन 2 पोजीशंस पे लग रही है बस सबसे ज्यादा पेनल्टी। ठीक है भाई, पेनल्टी इन 2 पोजीशंस पे सबसे ज्यादा लग रही, तो मैं इनमें से किसी एक को पहले अलॉटमेंट शुरू कर दूंगा, जो कि इसने शुरू किया इस पोजीशन पे। इस पोजीशन पे मैं जो लोवेस्ट था उस पोस्ट पे ये 2 लोवेस्ट था, इधर 5 अवेलेबल है और 7 की रिक्वायरमेंट है, तो 5 के 5 इधर भेज दिया, इधर 0 और इधर बच गया 2। अब जब 0 हो गया तो इसको अब कंसिडर नहीं करेंगे, 7 और 4 पे कुछ नहीं जाने वाला। अब जो बाकी के बच गए, ठीक है, जो बाकी के बच गए उसमें पेनल्टी देखूंगा। बाकी क्या बच गया? 7 और 4 को हटा दूंगा तो नीचे वाली टेबल, ये टेबल ऊपर वाली लाइन तो हट गई। अब 3 3 1 5 4 7, ये 3 3 1 5 4 7 और 1 6 2, ऐसे नेक्स्ट टेबल। इसमें F1 को मैंने पूरा हटा दिया, F1 में जितने अवेलेबल थे सारे बढ़ चुके हैं। तो अब इस टेबल में फिर से यही काम करूंगा, पेनल्टी देखूंगा तो लोवेस्ट इज 1, सेकंड लोवेस्ट इज 3, द डिफरेंस इज 2, ऐसे चलता रहूंगा। इधर डिफरेंस 1 आ गया, 1 आ गया। कॉलम में भी डिफरेंस देखेंगे अभी। द कॉलम डिफरेंस इज मिनिमम 1 और 3 का 2, 3 और 4 का 1, 1 और 2 का 1। तो अभी फिर से मिनिमम लार्जेस्ट पेनल्टी आ गई, ये 2। इनमें से कोई भी एक चूज कर सकते हैं, इसने पर्टिकुलर इस केस में इसको चूज किया है। तो यहाँ पे मिनिमम 1 था, उस 1 पे 8 अवेलेबल हैं और 18 की रिक्वायरमेंट है, 8 के 8 इधर दे दिए, इधर बच गए 10, ये हो गया 0। 0 होते ही F2 का काम भी अब खत्म हो गया। अभी बॉक्स जो बनेगा अगला वो ये टेबल बनेगी बस, यहाँ ये वाला बॉक्स।
दिस 5 4 7 1 6 2, 5 7 4 1 6 2 अगली टेबल बनेगी 5 4 7 1 6 2 ये। अब इसमें फिर से पेनल्टी कैलकुलेट करूंगा। पेनल्टी 1 4 5 का डिफरेंस, 1 और 2 का डिफरेंस 1, कॉलम में 1 और 5 का डिफरेंस 4, 4 और 6 का डिफरेंस 2, 7 और 2 का डिफरेंस 5। तो दिस इज द मैक्सिमम पेनल्टी। ठीक है, यहाँ पे पेनल्टी मैक्सिमम है। तो मैं यहाँ इस कॉलम में अब अलॉटमेंट करूंगा। पहले जो मिनिमम थी कॉस्ट 2 और साथ में जो मिनिमम 2 है, यहाँ पर मैक्सिमम अलॉटमेंट करूंगा प्रोडक्ट की। तो यहाँ देखूंगा मैं 14 और 10 का मिनिमम, जो कि 10 है, 10 अलॉट कर दिए, ये 0 और ये 4। अब ये W3 वाला खाना भी खाली हो जाएगा। नाउ वी आर लेफ्ट विद दिस बॉक्स ओनली 5 4 1 6। अब उसके साथ भी यही करेंगे, 5 4 1 6 के साथ भी लोएस्ट पेनल्टी निकालेंगे 5 4 1 6 में, रो वाइज भी और कॉलम वाइज भी पेनल्टी। तो ये इस बार पेनल्टी मैक्सिमम आ गई 5। तो इधर जो मिनिमम है कॉस्ट, ये इधर मैक्सिमम अलॉटमेंट करेंगे तो 2 का और 4 का मिनिमम 2। ठीक है, इधर 0 हो जाएगा, इधर 2 बचेगा। जैसे ये 0 होगा तो ये हट जाएगा। ठीक है, अब बचेगा अपने पास सिर्फ ये वाला बॉक्स। अब इसमें क्या देखना है, इसमें जो मिनिमम है वहां पे अलॉटमेंट कर दूंगा मैं। 2 इधर है मिनिमम, इधर 9 है, मिनिमम इज 2, 9 जाएगा 7 बच जाएगा, 7 इस पोजीशन पे चला जाएगा। ठीक है, तो ये वाली पेनल्टी। अब इन सारी जो जो अलॉटमेंट हुई है, इसको इनिशियल टेबल में उठा के ले जाऊंगा और मेरा सॉल्यूशन निकाल लूंगा फिर कितनी कॉस्ट हुई है टोटल। ठीक है, ये मैंने सारे इनिशियल टेबल में लगा दिए। 5 इधर हुए थे, 8 इधर हुए, 7 2 2 और 10 ये हुए हैं भाई। जब मैंने पेनल्टी का ध्यान रखा है तो इस केस में टोटल कॉस्ट आ गई 80, जो कि लोएस्ट कॉस्ट में आई थी 83, अब की बार 80 आ गई। ठीक है, तो वोकल अप्रोक्सीमेशन जो है वो इन तीनों में सबसे बेटर सॉल्यूशन देता है। इवन दो दिस में नॉट बी ऑप्टिमल सॉल्यूशन, जरूरी नहीं है कि ऑप्टिमल आ गया होगा, अब भी इससे भी बेटर सॉल्यूशन हो सकता है। क्योंकि कई बार अभी तो हम यही देख रहे हैं कि फर्स्ट पे नहीं परचेज कर पाया, सेकंड वाली पे जाना पड़ा तो इतना, और फर्स्ट और सेकंड दोनों पे नहीं खरीद पाया, थर्ड मिनिमम से लेना पड़ गया तो तब भी तो कुछ पेनल्टी है। तो बहुत लंबा दूर दूर तक सोच के करना पड़ेगा ऐसे, अब मेरा ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकलेगा। सर सर उसमें हाँ, लिखा हुआ आएगा कि हमें किससे करना है, लोएस्ट से करना है या वोगल से करना है? अगर लिखा आएगा तो आपको उसी मेथड से करना है, नहीं आएगा तो आपको आएगा ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड करो। ठीक है, जी किस सर। क्या हो तो उस पर डिपेंड। तो अगर आ जाए फाइंड फिजिबल सॉल्यूशन, बस इतना जी। लिखा है फाइंड फिजिबल, तो जो हाँ। मर्जी मेथड हाँ जी। लगाओ, जो मर्जी मेथड लगाओ। अगर लिखा फाइंड फिजिबल सॉल्यूशन बाय लोवेस्ट कॉस्ट एंट्री, तो लोवेस्ट कॉस्ट से ही करोगे। अगर आपको हाँ लिखा जी। फाइंड ऑप्टिमल सॉल्यूशन, फाइंड ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, अब ऑप्टिमल तो इन तीनों में से कोई भी नहीं है। जी। तो फिर क्या है कि आगे अभी करेंगे, ऑप्टिमिलिटी टेस्ट करूंगा अभी कि कैसे पता चलेगा जो सॉल्यूशन आ रखा वो ऑप्टिमल है कि नहीं है। नहीं है तो कैसे, जो एक सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। ठीक है, एक सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, इनिशियल जी। सॉल्यूशन, फिर उस पर टेस्ट लगाऊंगा ऑप्टिमिलिटी, ये मैक्स ऑप्टिमल है कि नहीं है, तो इसको मॉडिफाई करके सेकंड सॉल्यूशन फाइंड करूंगा, फिर उस पर टेस्ट लगाऊंगा ऑप्टिमिलिटी। अगर आ गया तो रुक जाऊंगा, नहीं तो फिर थर्ड उसी को यूज करके उसी सॉल्यूशन से अगले सॉल्यूशन निकलते रहेंगे। तो इस केस में क्या होता है, जो ऑप्टिमल के सबसे ज्यादा नजदीक है, अगर वहीं से चलना शुरू किया होगा तो सेकंड स्टेप पे ही ऑप्टिमल मिल जाए या थर्ड पे मिल जाए। अगर बेकार फिजिबल से शुरू किया तो कई स्टेप लग सकते हैं, लेंथी प्रोसेस हो जाएगा आपका, ज्यादा बार आपको सेकंड थर्ड फोर्थ निकालने पड़ेंगे। अगर ऑप्टिमल पूछा है तो बिना कहे वोगल वाले से निकालो, पेनल्टी मेथड से निकालो, जो कि नियर टू ऑप्टिमल होगा, ज्यादा क्लोज होगा ऑप्टिमल के। कम आइट्रेशंस में फिर अगला सॉल्यूशन मिल जाएगा, ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए अगर कुछ नहीं लिखा तो वोगल लगाओ, नाम दिया है तो वही लगाना पड़ेगा। सिर्फ फिजिबल बोल रहा है तो कोई भी लगा सकते हो। ऑप्टिमल सॉल्यूशन पूछा तो पहले वोगल लगाओ, जिससे कि आपकी ये जो फर्दर अगली आइट्रेशन है ये कम लगे। वोगल से एक सॉल्यूशन आएगा, उसके बाद क्या पता एक ही आइट्रेशन में आपको ऑप्टिमल पे पहुंच जाए, ऑप्टिमिलिटी अचीव हो जाए। तो अब चलते हैं हाउ टू चेक ए गिवन सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल। अगर ऑप्टिमल नहीं है तो फिर मैं उसका ऑप्टिमल कैसे अपडेट करूं। ठीक है, तो उससे पहले ऑप्टिमिलिटी टेस्ट में दो टर्म आएंगी,
एक तो आएगा इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, और एक आएगा नॉन डिजेनरेट, नॉन डिजेनरेट। इंडिपेंडेंट को डिफाइन करते हुए एक और टर्म आएगी, वो है लूप। तो मैं पहले लूप बता रहा हूं क्या है, फिर इस इंडिपेंडेंट का क्या मतलब हो जाएगा, नॉन डिजेनरेट का क्या मतलब हो जाएगा। जब ये दोनों कंडीशन सॉल्यूशन के पास, वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन बन जाएगा। तो ये इन चीजों को देखते हैं पहले, ये क्या चीज है, फिर सॉल्यूशन पे लगा के देखेंगे ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन इंडिपेंडेंट आ रहा है क्या, नॉन डिजेनरेट आ रहा है क्या। पहले लूप देखते हैं, लूप क्या होता है। अच्छा, अब ये यहाँ पे ध्यान करो रखो, वैसे लूप डिफाइन करने से पहले कि जो मेरा सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन कुछ इस तरह का जो अभी सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ आपका, द सॉल्यूशन इज, ये सॉल्यूशन 5 इधर, 2 इधर, 7 इधर, 2 इधर, 10 इधर, 8 इधर, दिस इज द सॉल्यूशन। और आपसे पूछा जाए कि कौन कौन सी पोजीशंस पे अलॉटमेंट हुई है, तो इस पोजीशन पे अलॉटमेंट हो रखी है, इस पे कुछ कुछ अलॉटमेंट हो रखी है, यहाँ कुछ और, कितना अलॉटमेंट है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इनकी पोजीशन इंपॉर्टेंट है। तो सभी बॉक्सेज में डॉट नहीं लगा है, कुछ बॉक्सेज में लगा है। कितने में काउंट करूंगा तो 1 2 3 4 5 और 6, 6 पोजीशंस पे अलॉटमेंट हुई है अभी ट्रांसपोर्टेशन के लिए। और अगर ये पोजीशन m+n-1 के इक्वल हो, जहां पे m था मेरा ये m फैक्ट्री, तो यहाँ पे है मेरा 4, और n है मेरे ये डेस्टिनेशन 3, -1 अगर 6 के इक्वल आ रहा हो, जो कि यहाँ पे आ रहा है 4 3 7 -1 6 के ही इक्वल आ रहा है, अगर आ रहा तो मैं बोल दूंगा माई सोल्यूशन इज नॉन डिजेनरेट। ठीक है भाई, नॉन डिजेनरेट तो होता है ये, जो ये मैट्रिक्स है अंदर वाली कॉस्ट मैट्रिक्स, ये मेरी 4x3 की है, तो इनको प्लस कर रहा है, 4 + 3 - 1 अगर अलॉटमेंट हो रखी हैं तो दिस मीन्स द सॉल्यूशन इज नॉन डिजेनरेट। पहला काम तो ये, एक एक टर्म समझ गए भी, नॉन डिजेनरेट, नंबर ऑफ अलॉटमेंट्स m+n-1 के इक्वल हैं। तो अब दूसरी टर्म इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट वो होता है सॉल्यूशन जो ये पोजीशंस कोई लूप ना बना रही हो। अब लूप से क्या मतलब है, यही बताता हूँ लूप से क्या मतलब है। तो थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ एक बार, अरे हो जाए इरेज, हैंग हो रखा है। चलो, लूप से क्या मतलब है। अच्छा, जब मैं लूप बनाऊंगा, लूप तो कुछ ऐसा होता है यहाँ से शुरू करूं और वहीं पे आके रुक वापस पहुंच जाऊं, तो उसको लूप बोल दूंगा। लेकिन ये जो चलने के लिए सिर्फ मेरे पास दो ही रास्ते होते हैं, या तो ओरिजेंटल चलो या वर्टिकल चलो। ठीक है, दो ही तरफ मुड़ सकता हूँ, ओरिजेंटल वर्टिकल, ऐसे फिर से जा सकता हूँ, फिर ऊपर मुड़ सकता हूँ, ऐसे चलना है मुझे, डायगनली नहीं चलना है। पहली बात तो ये, ओनली ओरिजेंटल एंड वर्टिकल। दूसरा रूल है कि एक ओरिजेंटल स्टेप ले लिया मैंने, यहाँ के रुक गया, तो अगली बार मुझे मुड़ना ही मुड़ना, चाहे नीचे की तरफ जाऊं चाहे ऊपर की तरफ जाऊं, सीधा नहीं आ सकता, दिस इज नॉट द केस। ठीक है, सीधा नहीं जा सकता, मुझे मुड़ना है पक्का। एवरी ओरिजेंटल स्टेप के बाद एक वर्टिकल स्टेप लेना चाहिए, नीचे लो चाहे ऊपर लो, एक रूल तो ये है। तो मेरे रास्ते कुछ ऐसे 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 बनेंगे, दो बार ऐसे नहीं होगा कि यहाँ से चला मैं इधर गया फिर इधर गया, ये नहीं होगा। लेकिन ये ठीक है भाई, दो बार में ना ओरिजेंटल चल सकता ना वर्टिकल चल सकता, दो स्टेप, मुड़ना ही मुड़ना है, एक रूल। और दूसरा रूल क्या था, डायगनली नहीं चलना है, सिर्फ ओरिजेंटल वर्टिकल ही चलना है। अब जब ओरिजेंटल ही चलना है तो ये रुकना कहाँ पे है, रुकना है जहां पे अलॉटमेंट हो रखी है, वो जहां पे जैसे ये 7 पोजीशन जो हमारी 6 पोजीशन आई थी, दी ज्यादा अलॉटमेंट यहाँ से शुरू करूंगा मैं, तो ना तो इधर कोई अलॉटमेंट है ही नहीं, सिर्फ इधर इस पोजीशन पे है, इधर आ सकता हूँ मैं। इधर से चलूंगा तो इधर तो कुछ है नहीं, लेफ्ट साइड में तो राइट साइड में जाऊंगा, तो यहाँ पे जा सकता हूँ, इधर भी जा सकता हूँ, मेरी मर्जी। लेकिन एक ही स्टेप में जाना है, मैं चल मान लिया कि यहाँ रुक गया मैं, जब यहाँ रुक गया तो मुझे ओरिजेंटल या वर्टिकल मुड़ना है, सिर्फ ऊपर एक ही रास्ता है दिस। अब इधर से जाने के लिए लेफ्ट राइट कोई रास्ता ही नहीं बचा मेरे पास, तो लूप पूरा नहीं हुआ, नो लूप, अभी कोई लूप नहीं मिला। कोई दूसरी पॉसिबिलिटी टेस्ट करता हूँ, शायद ये तो लूप पूरा नहीं बना, ये तो नहीं बना, कोई और लूप हो, किसी और पोजीशन से शुरू कर लूं, इधर से शुरू करूं, इधर चला गया, इधर गया, अब ऊपर जाना पड़ेगा, फिर से लूप नहीं बना। तो लूप नहीं बनना चाहिए। अगर कोई लूप नहीं बन रहा है तो बोल दूंगा दिस
allotment is independent, no loop means independent। तो अगर ये सॉल्यूशन इज इंडिपेंडेंट, सॉल्यूशन इंडिपेंडेंट पोजीशंस पर है, लूप नहीं बन रहा है, नॉन डिजेनरेट है, ये दो चीजें हैं, ये मेरा इनिशियल क्राइटेरिया है टू टेस्ट ऑप्टिमिलिटी। अभी ऑप्टिमिलिटी टेस्ट कुछ और है। जब ये मेरा सॉल्यूशन ऐसा होगा, इंडिपेंडेंट पोजीशंस पे होगा, यानी कि लूप नहीं होंगे, प्लस नॉन डिजेनरेट होगा। नॉन डिजेनरेट था मेरा m+n-1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ अलॉटमेंट्स, नंबर ऑफ पोजीशंस ऑफ अलॉटमेंट। जब इसके इक्वल ये दोनों चीजें हो जाएंगी, तब मेरा sufficient this initial solution is well defined for optimality test। ऑप्टिमलिटी टेस्ट के लिए ठीक हुआ। अभी अगर पहले ही ऐसा नहीं है तो ऑप्टिमलिटी टेस्ट ही नहीं लगा सकता मैं। ठीक है, तो टेस्ट लगाने के लिए मुझे ये दोनों चीजें चेक करनी थी। पिछला सॉल्यूशन जो देखा हमने वो ठीक था। नॉन ठीक है, ये डेफिनेशन ये लूप वूप वाले इंडिपेंडेंट पोजीशन ये सब इसमें है, ये देख लोगे आप। नॉन डिजेनरेट के लिए दो कंडीशन कह रहा है, एक तो m+n-1 पोजीशंस होनी चाहिए और इंडिपेंडेंट पोजीशन होनी चाहिए। ठीक है, इंडिपेंडेंट पोजीशन का मतलब यही है कि लूप ना हो। अगर ऐसा है तो मैं ऑप्टिमलिटी टेस्ट लगा सकता हूँ। अब ऑप्टिमलिटी टेस्ट देखते हैं क्या है। तो दो काम है भाई अभी। एक तो पहले तो टेस्टिंग करूंगा ऑप्टिमल है कि नहीं। अगर ऑप्टिमल मिल गया तो वहीं रुक गए, नहीं तो एक स्टेप भी देखूंगा कि अगला स्टेप, अगला सॉल्यूशन कैसे मिले। तो दो काम बचे हैं अभी। तो टेस्ट है उसका नाम है स्टेपिंग स्टोन। हाँ भाई बोलो। तो फिर उसको वैसा क्वेश्चन भी आएगा, ठीक है, न्यूमेरिकल आएगा ऐसा जिसमें डीजेनरेट सॉल्यूशन आ जाएगा। तब वही देखेंगे, तब कैसे उसको डीजेनरेट आएगा तो कैसे नॉन डीजेनरेट बनाऊं मैं उसको। ऑप्टिमलिटी टेस्ट के लिए उसको फिजिबल कैसे बनाऊं कि हाँ टेस्ट लग जाएगा। ये काम आएगा अपने न्यूमेरिकल में आएगा। ठीक है, वहां देख लेंगे ऐसा कब कैसे करेंगे। तो पहले एक बार ऑप्टिमलिटी टेस्ट देखता हूँ क्या करना मुझे। स्टेपिंग स्टोन मेथड इसका नाम। ऑप्टिमलिटी टेस्ट के लिए हाँ ठीक है भाई। ऐसा कुछ करना है ना। इसको यूवी मेथड भी बोलते हैं, एक और नाम है इसका यूवी मेथड। एक किसी का माइक ऑन है भाई। स्टेपिंग स्टोन मेथड, माइक चेक करो एक बार, माइक ऑन है किसी का। नैन्सी शर्मा, चलो कर दिया माइक ऑफ आपका। देखो माइक का ध्यान रखा करो, नहीं तो ना तो घर की बातें सारी पता चल जाएंगी सबको, जो भी लड़ाई झगड़ा होगा वो सब। माइक का ध्यान रखना जरूरी है। हाँ ठीक है भाई, मोदी मेथड देखना। टाइम अपने पास है 20 मिनट, चलो हो जाएगा इतनी देर में। तो इसमें क्या करते हैं हम, यू और वी, यू वी मेथड ही बोलते हैं। यू और वी कुछ नंबर्स बनाने हैं हमने और डी आई जे कैलकुलेट करना है। इस डी आई जे को बोलते हैं इवेल्युएशन, सेल इवेल्युएशन। ये जो सेल्स थी मेरी, जहाँ पे 6 अलॉटमेंट हो रखे थे पिछले क्वेश्चन में, उनको सेल बोल रहा है। जहाँ कॉस्ट लिखी हुई है, कॉस्ट माइनस यू आई प्लस वी जे करके डी आई जे कैलकुलेट करना है। अगर ये डी आई जे मेरे सारे के साथ, अभी आगे देखेंगे यू आई क्या है वी जे क्या है ये बताऊंगा। बस थोड़ा सा याद रखो कि कॉस्ट में से ये घटाने हैं, फिर यू आई वी जे कुछ निकालने हैं हर पोजीशन के लिए, कॉस्ट में से घटाने हैं। और अगर ये मेरे डी आई जे जो है, ये मेरे अगर सारे क्या आ जाए, प्लस क्या आ जाए या माइनस क्या आ जाए, वो देखना पड़ेगा, तब मेरा ऑप्टिमल है। देखते हैं, मुझे सही से याद नहीं है। अगर ये आ गया मेरा डी आई जे, डी आई जे में डी आई जे क्या आ जाए, ये रहा 4 पोजीशन पे इधर है। दैट अगर डी आई जे पॉजिटिव आ गया तो सॉल्यूशन ऑप्टिमल है।
और यूनिक है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो आ गया तो, इक्वल टू जीरो भी आ गया तो अल्टरनेट ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पे इक्वल टू भी है तो कोई किसी किसी पोजीशन पे, क्योंकि ये कई सारी पोजीशंस की बात हो रही है, एक पोजीशन की नहीं हो रही, किसी पोजीशन पे पॉजिटिव है, सभी पोजीशंस पे पॉजिटिव आ गया तो यूनिक एंड ऑप्टिमल। कोई किसी किसी पोजीशन पे इक्वल टू जीरो भी है, एटलीस्ट वन पोजीशन पे जीरो भी है तो अल्टरनेट सॉल्यूशन में मिलेगा। अगर एक भी पोजीशन पे नेगेटिव है तो सॉल्यूशन ऑप्टिमल नहीं है। ठीक है, ये याद रखेंगे बस। और तो अगर अल्टरनेट नहीं आया, किसी कोई डीआईजे नेगेटिव आ गया तो फिर हम उसको चेंज करेंगे अलॉटमेंट को, सो दैट ये सारे पॉजिटिव आ जाए डीआईजे मेरा सेल इवेल्युएशन। अब मैं चलता हूँ भाई, इसको कैसे फाइंड करना है, क्या करना है। और ये कह रहा कि जो मेथड है आपका ऑप्टिमलिटी की तरफ बढ़ने वाला, एक तो चेक करना है, दूसरा ऑप्टिमल की तरफ स्टेप लेना है, उसको मोदी मेथड भी बोलते हैं। मोदी मेथड, यूवी मेथड, मोदी मेथड और स्टेपिंग स्टोन सारी एक ही बात है। स्टेपिंग स्टोन हाफ ऑफ द मोदी मेथड है, जो कि सिर्फ टेस्ट कर रहा है ऑप्टिमल है कि नहीं, और ऑप्टिमलिटी टेस्ट करके ऑप्टिमलिटी की तरफ नेक्स्ट सॉल्यूशन फाइंड करना, दैट इज पार्ट ऑफ मोदी मेथड। ठीक है, ये पहले 5-6 स्टेप तो स्टेपिंग स्टोन हो गया यहाँ तक तो, और ये 7वां 8वां जो अगले स्टेप हैं जो कि ऑप्टिमलिटी की तरफ बढ़ाएंगे, मुझे लूप वूप बनाएंगे हम। सीधा एग्जांपल में बताऊंगा कैसे करना है। जैसे इस प्रॉब्लम पे आ जाओ आप, यहाँ आसानी से समझते हैं। 15 मिनट है, ध्यान से देखना। अभी ये यहाँ करते हैं भाई, 476, ये वाला 475 पेज होगा तो करेंगे। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, सारा कुछ ठीक है। ये क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द इनिशियल बेसिक feasible solution of the following transportation problem and also check that whether the solution is optimal, if not find the optimal solution। ये एक प्रॉब्लम दे रखी है आपको, इस तरह क्वेश्चन आ जाएगा आपका ट्रांसपोर्टेशन। यहाँ से दिख रहा है मुझे 3 फैक्ट्री हैं, 4 डेस्टिनेशन हैं, तीनों फैक्ट्री पर अवेलेबिलिटी गिवन है, रिक्वायरमेंट गिवन है चारों डेस्टिनेशन पे। रिक्वायरमेंट का टोटल और अवेलेबिलिटी का टोटल सेम है 34, बैलेंस्ड प्रॉब्लम है। बीच में कुछ कॉस्ट लिखी है, कॉस्ट लिखी है एक आइटम भेजने की, फलाना करने की, दिगड़ा करने की। तो मैं पिछले 3 मेथड में से कोई भी मेथड लगाया मैंने और मेरा सॉल्यूशन आ गया, नीचे सीधा सॉल्यूशन दिखा रहा है ये कि सॉल्यूशन आ गया ये वाला आपका। ये कॉस्ट मैंने कॉर्नर में लिख ली सारी, ये मेरा सॉल्यूशन आ गया। 5 आइटम यहाँ से यहाँ भेजो, 2 7 2 8 6, टोटल पोजीशन काउंट कर रहा हूँ तो आ गई 6, 1 2 3 4 5 6 पोजीशन पे। तो फिर मैंने चेक किया m+n-1 कितना था। ये मेरी 3x4 का ऑब्जेक्ट है, 3x4 है तो 3+4 - 1 इज आल्सो 6, तो नॉन डिजेनरेट है। लूप चेक किया, लूप नहीं बन रहा, लूप नहीं बन रहा कोई भी, तो ये मेरा ऑप्टिमलिटी टेस्ट के लिए रेडी है। टेस्ट में क्या करना है, मैं इधर लिखूंगा u1 u2 u3, इधर लिखूंगा मैं v1 v2 v3 v4। ठीक है, u1 u2 u3 v1 v2 v3 v4। और इस इस ui vi से, जैसे ये पोजीशन है u1 और इधर है v1, u1 + v1 इज इक्वल टू दिस कॉस्ट, ऐसी इक्वेशन बनाऊंगा। u1 + v1 इज 19, u2 + v2 इज 30, u2 + v2 इज 30। ये ऐसे ऐसे इक्वेशंस बना लेंगे भाई। एक मिनट रुको, ठीक है, ठीक है, ऐसे इक्वेशन बना लेंगे। u2 + v2 इज 30 और
रुको रुको रुको, गलत लिख दिया, ये वाली लाइन नहीं आएगी, थोड़ा सा बियर करो। जिन पोजीशंस पर अलॉटमेंट है उन्हीं के अकॉर्डिंग इक्वेशन लिखनी है बस। ठीक है, इन 6 पोजीशन पे थी, तो ये 5 वाला है मेरा U1 और इधर है V1। U1 प्लस V1 इज दिस कॉस्ट 19। अब इस पोजीशन पे है U1 प्लस V4 इज 10, ये 10। अभी इस लाइन में ये 7 वाली लिख रहा हूं, U2 प्लस V3, U2 प्लस V3 इज 40। अब इस पोजीशन पे U2 प्लस V4 इज 60। और अब 8 के लिए लिखूंगा U3 प्लस V2, U3 प्लस V2 इज 8 एंड U3 प्लस V4 इज 20। ये इक्वेशन होगी तुम्हारी 3 और 3 6 इक्वेशन। और वेरिएबल हैं आपके 3 इधर है और 4 इधर है, वेरिएबल 7 है, नंबर ऑफ इक्वेशन है 6 और नंबर ऑफ वेरिएबल है 7। ऑलवेज ऐसा ही होगा, क्योंकि m+n मेरे वेरिएबल हैं, सभी रो और सभी कॉलम को एक एक नाम दे रखा है, और m+n-1 करके मेरे अलॉटमेंट थी, तो इक्वेशन m+n-1 होंगी और वेरिएबल m+n होंगे। तो ऐसे केस में एक वेरिएबल को पहले ही कुछ वैल्यू देनी पड़ेगी, वो दे देते हैं 0, और बाकी वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल लेंगे। और उस किस वेरिएबल को दें 0? जो सबसे ज्यादा बार आ रखा होगा यहाँ पे, वो सबसे ज्यादा बार आएगा जिस रो में या कॉलम में सबसे ज्यादा अलॉटमेंट है। ये दिख रहा मुझे, इस कॉलम में 3 अलॉटमेंट है, बाकी कॉलम में 1 1 1 है, इस रो में 2 हैं 2 हैं 2 हैं, तो 3 इज मैक्सिमम। तो इस U4 को मैं पहले 0 कर लूंगा, U4 इज 0, और बाकी के वेरिएबल्स की वैल्यू निकालूंगा। अगर U4 0 है तो U1 मेरा सीधा सीधा 10 हो जाएगा, U2 60 हो जाएगा, U3 20 हो जाएगा, इन 3 इक्वेशन से। अब U1 10 है तो V1 की वैल्यू आ जाएगी, V1 इज, ठीक है भाई, 10 प्लस कितना करूंगी, 19 बन जाएगा 9। और ये V3 आ जाएगा मेरा 60 में से कितना करूं, 40 आ जाए, -20 माइनस का, और 20 और 8 बन जाए तो माइनस का 12। ठीक है, ये UI VI की ऐसे करके आपने वैल्यू निकाल ली। अब इस U और जो अलॉटमेंट नहीं है जिन सेल्स में, इनका सम लिखेंगे वहां पे। जैसे यहाँ पे तो अलॉटमेंट है, कुछ नहीं करूंगा, 30 वाली पोजीशन पे V2 का और U1 का जो सम है वो इस कोने में लिख लूंगा मैं, दैट इज -2। अगले में U1 और V3 का -20 और 10 -10। जिन जिन में अलॉटमेंट नहीं है उन पोजीशन पे, ये 70 वाले में आ जाएगा मेरा 60 और 9 69। ठीक है, इस पोजीशन में आएगा -12 और 60 जो कि हो जाएगा 48। अब इस पोजीशन पे इधर आएगा मेरा 9 और 20 29, एक इधर भी है -20 और 20 0। ठीक है भाई, ये काम कर लिया। दिस इज CIJ माइनस UI, नहीं ये तो UI प्लस VI हो गया, और CIJ माइनस ये करूंगा तो ये हो जाएगा, इधर कोने में लिखूंगा 32, दिस माइनस दिस, 50 माइनस -10 इज 60, और इधर 30 माइनस 48 इज -12, 70 माइनस दिस इज 1, 40 माइनस 29 इज 11, 70 माइनस 10 इज 70। अगर ये जो आगे मेरे जो नीचे वाले कोने में लिखे हैं ये है मेरा DIJ। अगर ये सारे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाए तो ऑप्टिमल है, सारे नहीं आए, इस पोजीशन पे नहीं आया, -12 है, तो अभी दिस इज नॉट ऑप्टिमल। जो अलॉटमेंट है ये 5 2 7 2 8 10 वाली अलॉटमेंट इज नॉट ऑप्टिमल, बिकॉज एटलीस्ट वन पोजीशन पे दिस DIJ इज नेगेटिव। तो उस केस में क्या करेंगे, अब ये हो गया मेरा स्टेपिंग स्टोन मेथड फॉर ऑप्टिमिलिटी, इसने चेक कर दिया कि नॉट ऑप्टिमल। अब मैं मोदी मेथड से अगला स्टेप, या फिर यूवी मेथड तो ये हो ही गया, U और V जो बनाए थे। अभी मोदी मेथड से अगला स्टेप क्या कहेगा, यहीं पे बताता हूँ। अगला स्टेप जहां पे नेगेटिव आया है, ये -12 वाला आया नेगेटिव, इस सेल को मुझे अलॉटमेंट देनी है। ये सेल नुकसान कर रही है नेगेटिव आने की वजह से, इसको अलॉटमेंट देनी है भाई। कहीं और गलत अलॉटमेंट दी गई, यहाँ अलॉटमेंट देंगे तो और बेटर सॉल्यूशन आएगा। यहाँ पे कुछ पेनल्टी वेनल्टी सेकंड थर्ड कुछ ना कुछ गड़बड़ रही होगी। जहां जितना सबसे 2 प्लेस पे नेगेटिव आ जाता है, यहाँ -12 आया, इधर -60 आ जाता। तो जहां पे ज्यादा नेगेटिव है उस प्लेस को पहले भरना है हमने।
ठीक है। अभी पर्टिकुलर इस एग्जांपल में तो अपना माइनस का 12 इज द लार्जेस्ट नेगेटिव, तो इस प्लेस पे अलॉटमेंट करनी है। अब अलॉटमेंट कैसे करनी है उसका रूल देखते हैं। अब इनको बेशक भूल जाओ, जो पीछे नीचे लिखे थे -12 48, ये सब इनका काम हो गया खत्म। ये टेस्ट हो गया मेरा। ठीक है, ये थोड़ा इरेज होने में टाइम लग रहा है, इरेज को मैं छोड़ देता हूँ। मान लो कुछ नहीं लिख रखा बैकग्राउंड में। ठीक है, ये 70 72 जीरो वीरो सब हटा दो बेशक अगली टेबल के लिए। बस यहाँ से आइडेंटिफाई किया मैंने दिस सेल, ये सेल आइडेंटिफाई हुई है -12 वाली। अब मुझे बनाना है लूप इस सेल से शुरू करके और अलॉटेड पोजीशंस पे घूम के। तो क्लियरली मेरा लूप यहाँ से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर और इधर से इधर, यही बनेगा। अब ये मत सोचना कि जी यहाँ से यहाँ रुक गए सीधे चले गए। 2 स्टेप मेरे ये और ये हो गए, नहीं 2 नियम, यहाँ रुके नहीं है बीच में, सीधा इस पोजीशन से इस पोजीशन पे पहुंचे, वो कर सकते हैं हम। लूप बनाते हुए इधर भी डॉट कर दिया, इधर भी डॉट, ऐसे नहीं करना, या सीधा जाएगा एक स्टेप में, इधर से इधर पहुंच गया। दिस इज लूप। अब लूप बन गया ये। अब ये लूप नहीं होना चाहिए एक्चुअली सॉल्यूशन में। अगर यहाँ कुछ अलॉट कर दिया मैंने तो लूप बन जाएगा, लेकिन लूप नहीं चाहिए था। तो लूप को तोड़ने के लिए क्या करेंगे, जो अलॉटेड पोजीशन है उनमें से एक पोजीशन को खाली करना है। तो खाली कैसे होगा भाई, ये जो इनमें से जो मिनिमम है 8 10 और 2 में से जो मिनिमम है 2, इस 2 को घुमा देंगे हम। ये 2 का अलॉटमेंट यहां ना करके इस पोजीशन पे करेंगे, क्योंकि मेरी इस F2 फैक्ट्री की टोटल अवेलेबिलिटी 9 थी, जो कि 7 इधर भेजी हुई थी और 2 इधर भेजी हुई थी। ठीक है, वो 9 थी अवेलेबिलिटी। अब 7 तो वहीं पे है, ये 2 को यहाँ ले आया मैं, तो यहाँ से ये 2 घट जाएगा, इसको यहाँ कुछ नहीं जा रहा भाई, यहाँ 0। अब ठीक है, और 2 इस W2 पे 2 और आगे, जबकि W2 की रिक्वायरमेंट 8 की ही थी, 8 की थी रिक्वायरमेंट। तो 2 इधर आगे, तो इधर से 2 घटाने पड़ेंगे। अब 6 ही लो इधर से, और इधर 2 6 हो गया, ये 8 और 10 18 थे इधर, और 6 इधर हो गए, तो इधर 2 ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 12। तो न्यू जो पोजीशंस आ गई मेरी 5 2 2 7 6 और 12, ये खत्म हो गया पोजीशन। ठीक है, ये कोई इस पोजीशन पे हटके इस पोजीशन पे 2 चला गया, और उस 2 की वजह से W2 की जो इसका कॉलम सम और रो सम जो कि पहले से दिया हुआ रहता अपना अवेलेबिलिटी एंड रिक्वायरमेंट के टर्म में, उसको मैच कराने के लिए एक बार इधर 2 जुड़ेगा, अगले में घटेगा, फिर जुड़ेगा, फिर घटेगा, ऐसे ही साइकिल में चलता रहेगा प्लस माइनस। जहां पे ठीक है वो क्लियर दिख जाएगा, जो मिनिमम था वो इधर पहुंचेगा, जहां से आया उधर घटा दो, एक में जोड़ दो, घटा दो, जोड़ दो, प्लस माइनस करके ऐसे लूप में चलते रहो। अब न्यू सॉल्यूशन आ गया आपका 5 2 2 7 8 10। क्लियर है भाई ये बात है? तो एक स्टेप पूरा हो गया अपना। अब ठीक है, ये आ गया था इसमें। अब हमने ये लूप बनाया, यहाँ पे +2 हो जाएगा, इधर माइनस प्लस माइनस, तो ये नई जो वैल्यूज आ जाएंगी, दिस न्यू वैल्यूज आर दिस। ये खाली हो गया, इधर कुछ नहीं रहा, इधर आ गया 2, ये घट गया, जुड़ गया, जो भी होना था वो हो गया। अभी इस सॉल्यूशन को चेक करोगे ये ऑप्टिमल है क्या, वो सारे काम फिर से करेंगे। अब U1 U2 U3 V1 V2 V3 V4 सारे कैलकुलेट करूंगा इन सेल्स के लिए। U1 प्लस V1 इज 19, और उनमें से किसी एक को 0 कर लेंगे। यहाँ पे किसको 0 कर रखा है, U1 को ही 0 कर रखा है इसने, क्योंकि सब 2 2 2 आ रहे थे। किसी एक को कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि जो सबसे ज्यादा बार आया उसी को करना है। उसको करोगे तो इजीली जल्दी जल्दी कैलकुलेट हो जाएगा, बस इतना ही होता है। बाकी फर्क कोई नहीं पड़ता, किसी एक को तो 0 करना ही पड़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ वेरिएबल ज्यादा है। ठीक है, तो कर लेंगे। अब इसको छोड़ दूं, दोबारा से कैसे करना है, दोबारा से इनकी सबकी वैल्यू निकाल लूंगा। U1 को 0 किया तो ये 19 के इक्वल आ गया सीधा। अब U1 0 है तो ये वाला जो है ये मेरा इस 10 के इक्वल आ जाएगा, 0 प्लस ये 10 के इक्वल आ जाएगा। अब ये 10 है, और दूसरी अलॉटेड ये सेल है U3 और V4। U3 और V4 का सम 20 था, 10 इधर आ गया तो 10 इधर हो जाएगा, ये 10 और 10 20 बन जाएगा। सो और अलॉटमेंट कहाँ है, यहाँ पे अलॉटमेंट। ठीक है, तो और अलॉटमेंट इधर है। ठीक है, तो इसका निकाल दो आप, U2 प्लस V2 इज 30। अब ये -2 कैसे निकलेगा? ठीक है, ऐसे ही निकल जाएगा। अब जब एक को 0 कर दोगे तो आप नंबर ऑफ इक्वेशन भी आपकी 6 रह जाएंगी,
और वेरिएबल भी 6 हैं, सबकी यूनिक वैल्यू आ जाएंगी। ये तो 10वीं क्लास वाला क्वेश्चन हो गया, इसमें से इसको घटा दो, इसमें से इसको जोड़ दो, वो वाला काम है, ये मैं छोड़ दिया आपके लिए। तो अल्टीमेटली क्या है, इन सब की वैल्यूज आ गई मेरी, ये जो यू आई और वी आई की, इनकी जब वैल्यू निकालोगे तो ये ध्यान रखना कि जो अलॉटेड सेल हैं सिर्फ उन्हीं से इक्वेशन बनेगी, और जब यू आई वी आई की वैल्यू आ जाएंगी तो इन कॉर्नर्स में उन्हीं सेल में लिखना जहां अलॉटमेंट नहीं है। जिन सेल्स में अलॉटमेंट नहीं है उनका अपर कॉर्नर को फिल करना है। दिस कॉर्नर इज यू आई प्लस वी जे, यू आई प्लस वी जे, और ये कॉस्ट है मेरी सी आई जे, और सी आई जे माइनस यू आई प्लस वी जे करूंगा, वो डी आई जे इधर लिखना है, डी आई जे नीचे कोने में। जब डी आई जे सारे मेरे अनअलोटेड सेल्स के पॉजिटिव आ जाएंगे सारे, तो मेरा ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो जाएगा। यहाँ पे सारे पॉजिटिव आ गए, तो दिस सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल। ठीक है, तो अब कॉस्ट निकलेगी आपकी 5 गुणा 19, 2 गुणा 30, 30 गुणा 30, ये इन सब का सम। ठीक है, 8 ये और ये इनका प्रोडक्ट का सम हो जाएगा मेरा, क्योंकि ये कॉस्ट है, इतने प्रोडक्ट हमने ट्रांसपोर्ट करे हैं। क्लियर है भाई? किसी को डाउट है तो पूछ लो, टाइम भी हो गया अपना, और कल करेंगे ऑफलाइन में। सम इक्वल ना आए, नॉट इक्वल, ये ज्यादा है ये कम है तो क्या करूंगा। ये सारे 2-2 मिनट के काम बच गए। अब जो मेन काम था वो हो गया अपना, ऑप्टिमिलिटी टेस्ट करना, और ये सब 1-1 मिनट की बात है ये तो। अगले ऑनलाइन में कर लेंगे, नहीं तो